ये कहानी कोलकाता की तंग गलियों और ऊंचे आदर्शों के बीच फंसे एक युवक की है, जहां गरीबी से जूझता सुरेंद्रनाथ अपने सचरित्र होने के अहंकार को ढाल बनाकर एक जोखिम भरा रास्ता चुनता है। एक वैश्या की बेटी को पढ़ाने के फैसले ने उसके मन में नैतिकता और प्रेम का युद्ध छेड़ दिया, परंतु समाज से विद्रोह कर उद्धार करने का उसका दावा वास्तविकता की पहली दस्तक पर ही डगमगा गया। क्या सुरेंद्र का चरित्र वाकई फौलाद का बना था जैसा वो समझता था, या फिर मुश्किल वक्त में वो महज एक कायर साबित हुआ जो अपनी ही दी हुई उम्मीदों को बीच राह में छोड़ भागा? चलिए सुनते हैं खोखले आदर्शों और मानवीय कमजोरी की ये आईना दिखाती दास्तान। सच्चरित्र। जिस बुधवार को गजट में ये खबर छपी कि सुरेंद्रनाथ ने सम्मान के साथ बीए की परीक्षा पास कर ली है, ठीक उसके अगले बुधवार को भागलपुर से उसके चाचा की मौत की खबर आ गई। सुरेंद्र बचपन में ही पिता के साये से महरूम हो गया था। उसे और उसके दो बड़े भाइयों को इन चाचा ने ही भागलपुर में रखकर पाला पोसा और पढ़ाया लिखाकर बड़ा किया था। इसलिए चाचा की मृत्यु से सुरेंद्र जैसे दूसरी बार अनाथ हो गया। चाचा भागलपुर के एक बड़े वकील थे। सुरेंद्र के बड़े भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, इसलिए चाचा ने उन्हें छोटी मोटी नौकरियों पर लगवा दिया था। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि सुरेंद्र कानून की पढ़ाई पूरी कर वकालत करे। सुरेंद्र ने भी अपने जीवन का लक्ष्य इसी रास्ते को चुन रखा था, पर अचानक उसने देखा कि अब कानून की पढ़ाई का खर्च उठाने वाला कोई नहीं बचा है। सुरेंद्र की मां को सबने सलाह दी, लड़के की शादी कर दो, ससुराल वाले आगे की पढ़ाई का खर्च उठा लेंगे। लेकिन सुरेंद्र ने दो टूक कह दिया, जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता शादी नहीं करूंगा। कानून पढ़कर वकील बनने का सपना सुरेंद्र छोड़ नहीं पाया। उसने मां से कहा, मैं कोलकाता जाता हूं, वहां ट्यूशन पढ़ाकर कुछ कमा लूंगी, जिससे मेरा रहने खाने का खर्च निकल जाएगा। विधवा मां की जमा पूंजी से कुछ रुपए लेकर सुरेंद्र कोलकाता आ पहुंचा। उसने लॉ क्लास में अपना नाम लिखवा लिया। कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद उसे 10 रुपए महीने की एक प्राइवेट ट्यूशन भी मिल गई। अब बस 10 रुपए और मिल जाते तो किसी तरह गुजारा हो जाता, लेकिन ये बाकी के 10 रुपए जुटने में बड़ी देर होने लगी। घर से जो थोड़े बहुत पैसे लाया था वे भी खत्म हो गए। सुरेंद्र गहरी चिंता में डूब गया। श्रावण का महीना था। कुछ दिनों से बारिश थमी हुई थी और गर्मी बहुत बढ़ गई थी। शाम को खाना खाने के बाद सुरेंद्र अपने हॉस्टल की छत पर टहलने लगा और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगा। प्रेसिडेंसी कॉलेज की घड़ी में 9 बजे, फिर 10 भी बज गए। छत के दूसरे कोनों पर हॉस्टल के बाकी लड़के भी टहल रहे थे। कोई सिगरेट पी रहा था, कोई गप्पे लड़ा रहा था, तो कोई गुनगुनाकर थिएटर का गाना गा रहा था। तभी अचानक नीचे से एक आवाज आई, सुरेन बाबू है। सरमन नौकर बर्तन मांज रहा था। उसने जवाब दिया, बाबू छत पर हैं, मुलाकात होगी। सरमन को बांग्ला बोलने का बड़ा शौक था। कोई उससे हिंदी में भी सवाल पूछता तो वो जवाब बांग्ला में ही देता था। आने वाला शख्स धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुरेंद्र उत्सुकता से इंतजार करने लगा। अरे रजनीदा आप? सुरेन, कैसे हो भाई? रजनीदा सुरेंद्र के ही गांव के रहने वाले थे। उम्र कोई 35 साल रही होगी। वे कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे और खूब पैसा कमा रहे थे। हैरिसन रोड से आ रही बिजली की रोशनी में सुरेंद्र ने देखा कि रजनी के पैरों में रेशमी मोजे चमक रहे थे और उन पर पंप शूज चढ़े थे। बदन पर रेशमी कुर्ते के ऊपर जरी के काम वाला सलीके से तह किया हुआ दुपट्टा था। उनके बालों से महकते हुए सेंट की और मुंह से शराब की तीखी गंध आ रही थी। सुरेन, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। अचानक आप रजनीदा, क्या खबर है? रजनी ने इधर उधर देखते हुए कहा, एक जरूरी बात करनी है। यहीं बोल दूं क्या? चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। सुरेंद्र ने आवाज धीमी करते हुए कहा, कमरे में तो और भी लोग हैं। रजनी बोला, तो फिर आओ मेरे साथ चलो, रास्ते में बात करेंगे। चलो चलो जल्दी से कुर्ता पहन लो और एक चादर ले लो। ये कहकर रजनी ने सिगार निकाला और माचिस सुलगाई। सुरेंद्र नीचे चला गया। 5 मिनट बाद दोनों सड़क पर आ गए। दरवाजे पर एक किराए की गाड़ी खड़ी थी। रजनी ने उसमें चढ़ते हुए कहा, आ जाओ। सुरेंद्र ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जो कहना है यही कह दीजिए मां। गांव में रजनी के चरित्र को लेकर कोई बहुत अच्छी चर्चा नहीं थी। सुरेंद्र की मां ने उसे कलकत्ता आने से पहले बार बार सावधान किया था कि रजनी जैसे लोगों से मेल जोल बढ़ाकर कहीं बिगड़ न जाए। मां की वही बातें सुरेंद्र के दिमाग में कौंधने लगी। रजनी ने झुंझलाकर कहा, अरे भाई, मैं थिएटर जा रहा हूं। यहां खड़े होकर बात की तो मुझे देर हो जाएगी, रास्ते में बता दूंगा। क्या इतना सा भी नहीं चल सकता? बड़ा नवाब बन गया है तू तो, आजा बैठ। सुरेंद्र गाड़ी में बैठ गया। रजनी ने कोचवान को हुक्म दिया, बीडन स्ट्रीट चलो। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, सुरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, आखिर माजरा क्या है रजनीदा? रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तेरे लिए एक प्राइवेट ट्यूशन पक्की कर दी है। सुरेंद्र का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने चहक कर पूछा, कहाँ और महीने के कितने मिलेंगे? मस्जिद बाड़ी स्ट्रीट में, पूरे 25 रुपए।
₹25? सुरेन को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो अचरज से बोला, ₹25? क्या बात कर रहे हैं आप? और समय क्या रहेगा? शाम के समय रोजाना 2 घंटे। पढ़ाना क्या होगा? सुरेन ने तसल्ली के लिए पूछा। 1 घंटा बांग्ला और 1 घंटा अंग्रेजी। अचानक सुरेन के मन में एक शंका जागी। उसे लगा कि जब इतनी बड़ी रकम मिल रही है तो शायद छात्र 1 से ज्यादा होंगे। उसने पूछा, कितने लड़के हैं? रजनी ने सिगार का एक लंबा कश खींचा, धुएं का गुबार छोड़ा और बोला, लड़का तो एक भी नहीं है। सुरेन चौंक गया। एक भी नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है भाई, लड़का नहीं एक लड़की है। लड़की? कितनी बड़ी लड़की है? सुरेन ने झिंपते हुए पूछा। रजनी खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुझे उसकी उम्र से क्या लेना देना? तुझे तो बस जाने और पढ़ाने से मतलब होना चाहिए। उम्र चाहे जो भी हो, तुझे क्या? सुरेन थोड़ा अप्रस्तुत हो गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया। रजनी ने फिर बड़े उदार अंदाज में बताया, यही कोई 15-16 साल की होगी। उम्र सुनकर सुरेन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने पूछा, क्या ब्रह्मा समाज की लड़की है? नहीं। क्रिश्चियन? वो भी नहीं। तो फिर क्या, हिंदू है? सुरेन ने हैरान होकर पूछा। हाँ, हिंदू ही समझो। हिंदू? इतनी बड़ी लड़की? और अब पढ़ेगी? आखिर किसकी बेटी है? बाप का नाम क्या है? रजनी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, बाप का नाम तो खुदा जाने, हाँ अगर माँ का नाम पूछो तो बता सकता हूं। सुरेन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या नाम है? माँ का नाम आमोदनी है। बंगाल थिएटर वाली आमोदनी। नाम तो सुना ही होगा। ये नाम सुनते ही सुरेन का सारा उत्साह जैसे बर्फ की तरह जम गया। एक लंबी और भारी सांस छोड़ते हुए वो बुझे मन से बोला, दी सुना है। रजनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तो फिर क्या इरादा है? सुरेन ने बड़े दृढ़ स्वर में कहा, मुझसे ये नहीं होगा रजनीदा। क्यों, अब क्या समस्या है? रजनी ने झुंझला कर पूछा। सुरेन उत्तेजित होकर बोला, एक वेश्या की बेटी को पढ़ाऊंगा? कभी नहीं, ये मुझसे मुमकिन नहीं है। रजनी ने हिकारत से कहा, बिल्कुल गधे हो तुम। आखिर इसमें आपत्ति क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। सुरेन ने चढ़कर कहा, आपत्तियां तो बहुत सी हैं। क्या ये कमाई ईमानदारी की नहीं है? ईमानदारी की क्यों नहीं होगी? मेहनत का पैसा है। तो फिर क्या तुम्हें डर है कि तुम खुद प्रलोभन में पड़ जाओगे? अपने चरित्र पर भरोसा नहीं है? सुरेन ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और कहा, उसका तो मुझे कोई डर नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? साफ साफ कहो ना। एक वेश्या की बेटी को पढ़ाऊंगा, अगर लोगों ने सुना तो वे क्या कहेंगे? मेरी साख का क्या होगा? रजनी के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। वो बोला, तुम तो महामूर्ख निकले। बीए पास करके भी ऐसी दकियानूसी बात कह रहे हो। लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इसी डर से दुबके रहोगे? सुरेंद्र चुप रहा। उसे कोई तर्क नहीं सूझा। रजनी फिर समझाने लगा, देखो सुरेन, ये आपत्ति बेमानी है, और वैसे भी लोगों को जानने की जरूरत ही क्या है? तुम वहां पढ़ने जा रहे हो या पढ़ाने? किसे पढ़ा रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो, इन सब बातों का ब्यौरा दुनिया को देने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में उतनी शक्ति नहीं है, तुम अपने चरित्र को संभाल नहीं पाओगे, तो बेशक तुम्हें ये काम नहीं लेना चाहिए। अपने मन को टटोलो और खुद फैसला करो। सुरेंद्र को अपने चरित्र की मजबूती पर अटूट विश्वास था। रजनी की इस बात ने उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। उसने बड़े गर्म के साथ कहा, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। रजनी ने बात खत्म करते हुए कहा, तो फिर ये काम पकड़ लो भाई। बात पैसों की है, जो पैसे देगा हम उसका काम करेंगे। हम कोई मुफ्त में तो पैसे ले नहीं रहे, अपनी मेहनत बेच रहे हैं। सुरेन ने कुछ देर गहन सोच विचार किया और फिर बोला, अगर घर वालों को पता चला तो वे क्या सोचेंगे? रजनी ने फिर से वही ताना मारा, तुम सचमुच गधे हो। घर वालों को पता कैसे चलेगा? ये कोलकाता शहर एक समंदर है भाई, यहाँ किसी किसकी खबर रहती है। तुम भी कैसी बचकानी बातें करते हो। तभी गाड़ी थिएटर के पास पहुंच गई। रजनी ने उतरते हुए पूछा, तो फिर क्या अंतिम फैसला है? आज मेरी आमोदनी से मुलाकात होगी, उसे क्या जवाब दूं? सुरेन के मन ने एक पल के लिए कहा, मना कर दो, पर फिर उसने सोचा, इतनी जल्दी क्या है, 1-2 दिन बाद बता दूंगा। उसने कहा, रजनीदा, मैं थोड़ा सोच समझकर आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। इतना कहकर उसने विदा मांगी। रजनी चलते चलते बोला, ठीक है, जैसा भी हो मुझे खत लिख देना, पर याद रखना मेरे भाई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद को काबू में रख पाओगे, तुम्हारा मन 1 इंच भी यहाँ वहाँ नहीं डोलेगा, तभी हाँ कहना। हम लोग तो खैर बिगड़ ही चुके हैं, पर तुम लोग अभी नौजवान हो, शुरुआत से ही सावधानी बरतना बेहतर है। इतना कहकर रजनी थिएटर के भीतर दाखिल हो गया। सुरेन भी भारी मन से और गहरे विचारों में डूबा हुआ धीरे धीरे अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ा। उस रात सुरेन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर उठा हुआ था। उसने बहुत सोचा, नफे नुकसान को तौला और अगली पूरी दोपहर भी इसी उधेड़ बुन में गुजार दी। उसे रह रहकर यही लग रहा था कि अगर उसने इस काम के लिए मना कर दिया तो रजनीदा यही समझेंगे कि सुरेन को अपने खुद के चरित्र और संयम पर भरोसा नहीं है, वो कायर है, इसीलिए पीछे हट गया।
इस आत्मसम्मान की लड़ाई के साथ साथ गरीबी का कड़वा सच भी उसके मन पर हावी होने लगा। पूरे 25 रुपए, पुरानी ट्यूशन के 10 और इसके 25, कुल मिलाकर 35 रुपए महीना। अगर वो हर महीने 20 रुपए भी खर्च करे तब भी 15 रुपए की बचत होगी। 3 साल तक अगर इसी तरह 15-15 रुपए जुड़ते रहे तो हाथ में 500 रुपए से भी ज्यादा की रकम होगी। वकालत पास करने के बाद इसी पूंजी के दम पर वो अपना खुद का काम शुरू कर पाएगा। लेकिन तभी एक दूसरा विचार उसे डराने लगता। क्या 3 साल तक उस वेश्या की बेटी को पढ़ाने के बाद भी ये बात छिपी रह पाएगी? अगर किसी को भनक लग गई तो? छी, कितनी थूतू होगी, कैसी भयंकर बदनामी होगी। आखिरकार उसने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने तय किया, फिलहाल ये काम पकड़ लेता हूं, साथ ही साथ कोई दूसरी अच्छी ट्यूशन ढूंढना जारी रखूंगा। जैसे ही कोई बेहतर काम मिलेगा इसे तुरंत छोड़ दूंगा। रजनीदा ने जो कहा है वो भी तो तर्कसंगत ही है। मैं अपनी मेहनत करूंगा और उसके बदले पैसे लूंगा। देने वाला कौन है और वो पैसा कहां से आया है, इस हिसाब किताब से मुझे क्या लेना देना। पर जैसे ही बदनामी का डर फिर से सिर उठाता, उसकी सारी हिम्मत जवाब देने लगती। लेकिन रजनी ने उस डर का इलाज भी तो बता रखा था। कोलकाता शहर एक अथाह समंदर है, यहां किसे किसकी खबर रहती है। काफी सोच विचार के बाद उसने रजनीदा को खत लिखने का फैसला किया। खत पूरा लिखकर उसे लिफाफे में बंद कर ही रहा था कि सावधान सुरेंद्र के मन में एक नया डर पैदा हुआ। भला मैं इस बात का लिखित सबूत क्यों छोड़ूं? कागज कलम पर गवाही छोड़ना ठीक नहीं। इससे तो बेहतर है कि खुद जाकर मुंह से ही रजनीदा को हाँ कह आऊं। उसने खत को फाड़ा और माचिस जलाकर उसे राख कर दिया। वो तुरंत घर से निकला और बहू बाजार में रजनीदा के घर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि रजनी अपने दोस्तों के बीच घिरा हुआ पासा खेल रहा है और साथ ही साथ शराब का दौर भी चल रहा है। सुरेंद्र चुपचाप एक कोने में बैठकर खेल देखने लगा। जब बाजी खत्म हुई तो रजनी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों रे, क्या खबर लाया है? सुरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, सब ठीक है, बस एक जरूरी बात करने आया था। रजनी बोला, ओह अच्छा, जरा रुक। उसने अपने गिलास की बची हुई शराब एक घूंट में हलक के नीचे उतारी और बोला, आ इधर आ। जब दोनों अकेले हुए तो रजनी ने सीधे पूछा, तो क्या तय किया तूने? सुरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, मैंने ये काम करने का ही फैसला किया है। रजनी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, पर एक बात याद रखना भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मछली को पकड़ना भी है और पानी को छूना भी नहीं है, समझ रहा है ना? मैं तुझे बचपन से जानता हूं कि तू एक नेक और शरीफ लड़का है, इसीलिए तुझे इस दलदल में भेजने की हिम्मत जुटा पाया हूं। मैंने आमोदनी से बड़े गर्व के साथ कहा है कि मेरा भाई अत्यंत सच्चरित्र है, वो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकेगा। सुरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, पर रजनीदा, आखिर इन लोगों को मेरे सच्चरित्र होने से क्या लेना देना? ये लोग इस शुद्धता को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? रजनी ने एक ठहाका लगाया और कहा, अरे भाई, तू बीए पास होकर भी इतनी सी बात नहीं समझ पाया? तू तो महामूर्ख है। अब सुन बात क्या है। आमोदिनी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है। उसकी ख्वाहिश है कि उसकी बेटी भी एक दिन नामी एक्ट्रेस बने, इसीलिए वो उसे अच्छी शिक्षा दिला रही है। पहले उन्होंने लड़की को पढ़ाने के लिए कई बूढ़े पंडितों को रखा था, पर वे बूढ़े भी कम शौकीन नहीं थे। वे पढ़ाते कम थे और लड़की के साथ ठिठोली और हंसी मजाक ज्यादा करते थे। यहाँ तक कि एक दो तो लड़की को लेकर भागने की फिराक में भी थे। इसीलिए अब उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो अपने काम से काम रखें। अगर कोई कॉलेज का शरीफ और चरित्रवान लड़का मिल जाए तो उन्हें कोई डर नहीं रहता। बस इसीलिए वे सचरित्र लोग ढूंढ रहे हैं। अब समझा? सुरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, ओ अच्छा, ये बात है। ये सोचकर उसके मन में गर्व का एक हल्का सा एहसास जगा कि वो एक उच्च चरित्र वाला इंसान है। यहां तक कि वे लोग भी जो खुद गुनाहों के कीचड़ में डूबे हैं, उसकी इस नैतिकता और पावनता की कीमत समझते हैं। रजनी बोला, तो फिर ये रहा, बता, कल या परसों किसी भी दिन चला जा और सब कुछ तय कर ले। सुरेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं रजनीदा, मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्या मस्जिद बड़ी स्ट्रीट का रास्ता नहीं पता तुझे? रास्ता तो पता है, पर पहली बार अकेले जाने में मुझे झिझक हो रही। रजनी ने चिढ़कर कहा, हद है, तू तो पक्का डरपोक निकला। खैर, कल दोपहर को आ जाना, मैं खुद तुझे साथ लेकर जाऊंगा। अगले दिन रजनी सुरेंद्र को साथ लेकर गया और आमोदिनी के घर जाकर सब कुछ तय करवा दिया। सुरेंद्र की छात्रा का नाम नलिनी था। वो अपनी पढ़ाई में मेघनाद वध, सीता का वनवास और रॉयल रीडर 3 पढ़ रही थी। लड़की वाकई बहुत कुशाग्र बुद्धि वाली थी। उसका व्यवहार इतना शांत और शालीन था कि उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो किसी कुलीन गृहस्थ परिवार की बेटी नहीं है। जब सुरेंद्र ने उससे पूछा कि वो अंग्रेजी में क्या पढ़ती है, तो पहले नलिनी ने मासूमियत से कहा था, रॉयल रीडर नंबर 3। सुरेंद्र ने तुरंत उसे सुधारते हुए समझाया,
नंबर 3 कहा करो, थर्ड नहीं होता। नलिनी ने बड़ी विनम्रता से अपनी गलती मानी और तुरंत नंबर 3 बोलकर खुद को सुधार लिया। शनिवार तक सुरेन ने उसे नियमित रूप से पढ़ाया। इस दौरान उसकी मां आमोदिनी भी बीच बीच में आकर अपनी बेटी की पढ़ाई सुन जाया करती थी। रविवार को छुट्टी थी। रविवार के दिन अब पढ़ाने नहीं जाना होगा। सुरेन ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। आह, जान बची, आज कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन उसका मन जितना खुश होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। शायद मैं ये बताना भूल गया कि वो लड़की अपूर्व सुंदरी थी। अगले हफ्ते से पढ़ाई के बीच बीच में सुरेन ने उससे थोड़ी बहुत गप्पे लड़ानी शुरू कर दी। वो उसे कभी भागलपुर के किस्से सुनाता तो कभी दूसरे शहरों और दुनिया भर की दिलचस्प बातें बताता। बातों का सिलसिला कभी कभी इतना लंबा खिंच जाता कि उस दिन की पढ़ाई अधूरी रह जाती। इस समय की भरपाई करने के लिए सुरेन अक्सर तय समय के बाद भी 2 घंटे अतिरिक्त रुककर उसे पढ़ाया करता था। दूसरे हफ्ते के अंत में जब रविवार आया तो सुरेन को वो दिन बड़ा ही नीरस और बोझिल लगने लगा। सारा दिन वो नलिनी के बारे में ही सोचता रहा। उसने मन ही मन सोचा, आह, इस मासूम बच्ची की किस्मत में आगे क्या लिखा है। अभी तो वो किसी बिना सूंघे हुए फूल की तरह पवित्र है, विधाता द्वारा रचित एक उजली और निर्मल आत्मा। क्या दुनिया का दस्तूर इतना क्रूर है कि इसे भी अंततः पाप के कीचड़ में सन्ना ही होगा? क्या इसकी इस पावनता को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? उस रात सुरेन ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि नदी के किनारे शाल के पेड़ों का एक घना जंगल है और उस शांत वन में वो नलिनी के साथ धीरे धीरे टहल रहा है। अगले दिन जब वो पढ़ाने गया तो उसने बातों बातों में वो सपना नलिनी को सुना दिया। नलिनी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भला कोई सपना कैसे देखता है, आप ही बताइए ना। सुरेन ने दार्शनिक अंदाज में कहा, इस बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दिन भर हम जो सोचते हैं रात को वही हमारे सपनों में उभर आता है। नलिनी ने बड़ी गंभीरता से अपना तर्क दिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल हम सबके भीतर एक आत्मा होती है। जब एक इंसान की आत्मा दूसरे की आत्मा के पास पहुंचती है तब वे दोनों ही सपना देखते हैं, लेकिन नींद खुलने पर सिर्फ एक को ही वो याद रहता है और दूसरा उसे पूरी तरह भूल जाता है। सुरेन उसकी इस बात पर मुग्ध हो गया और बोला, वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मास्टर बाबू के आने पर घर की दासी रोजाना मेज पर पान की कुछ खिल्लियां रख जाया करती थी। एक दिन सुरेन ने पान चबाते हुए कहा, आज का पान तो रोज के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वाद बना है। नलिनी के चेहरे पर एक बच्ची जैसा गर्व झलकने लगा। वो चहक कर बोली, सच में आज ज्यादा अच्छा बना है मास्टर साहब, आज ये पान मैंने खुद अपने हाथों से लगाए हैं। सुरेन ने अचरज से कहा, अच्छा, तो तुम्हें इतने बढ़िया पान लगाने भी आते हैं? हमारे हॉस्टल में जो पान लगाता है उसका तो राम ही मालिक है। अगले दिन जब पढ़ाई खत्म हुई और सुरेन विदा लेने लगा तो नलिनी ने संकोच के साथ कहा, आप कह रहे थे ना कि आपके हॉस्टल के पान अच्छे नहीं होते, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ पान तैयार किए हैं, क्या आप इन्हें लेते जाएंगे? सुरेन ने उन पानों को हाथ में लिया और बड़े स्नेह से भरे स्वर में कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी और गुणी लड़की हो। नलिनी को उसकी मां ने दुनिया की नजरों से थोड़ा अलग और संभाल कर पाला था। इसके बावजूद सुरेन की बातों से उसे जिस बाहरी दुनिया की खबरें मिलती थीं, वो दुनिया नलिनी के लिए बिल्कुल नई और अचरज भरी थी। वो दुनिया जो बचपन से उसके चारों ओर थी और सुरेन की बातों वाली दुनिया, इन दोनों के बीच उसे जमीन आसमान का फर्क नजर आता था। जब सुरेन अपनी मां के किस्से सुनाता, अपनी चाची की बातें करता या अपने परिवार की बेटियों की शादियों के विवरण देता तो नलिनी का हृदय एक अनजानी और अनकही आकांक्षा से भर उठता था। सुरेन की लाई हुई उस बाहरी दुनिया की खबरें नलिनी के लिए रेगिस्तान में ठंडे पानी की तरह लगती थीं। धीरे धीरे नलिनी सुरेन के गति एक अपूर्व और गहरे खिंचाव का अनुभव करने लगी। नलिनी की आवाज की मधुरता, उसकी जवानी की ताजगी और उसके दिल की निश्चलता में सुरेन को जैसे एक नया ही संसार मिल गया। कुछ ही दिनों में उसने अपने भीतर आ रहे बदलावों को महसूस किया, लेकिन उसने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वो समझ गया था कि उसका मन अब उसके बस के बाहर हो चुका है। धीरे धीरे सुरेन के मन की स्थिति ऐसी हो गई कि नलिनी को उसके बुरे परिवेश से आजाद कराना ही उसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। इसी में उसने अपने मानव जन्म की सार्थकता समझी। प्रेम के निर्देश पर अब उसे कर्तव्य का रास्ता बहुत सीधा और आसान लगने लगा था। नलिनी के सामने अपने दिल की बात रखने में भी उसने देर नहीं की। उसे सम्मान, उम्मीद और सुख की लहरों से सराबोर करते हुए सुरेन ये बड़े जोश के साथ कहा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। तुम्हें पाए बिना मैं कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा और मेरे बिना
तुम भी सुखी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। दुनिया की बातों से मैं नहीं डरता। क्या ये पृथ्वी इतनी बड़ी नहीं है? हम कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां लोगों के ताने और तिरस्कार हमारा पीछा ना कर सकें। हम क्या खाएंगे? हम मेहनत करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों मेहनत करेंगे। अगर 2 वक्त का खाना ना मिला तो 1 वक्त खा के गुजारा कर लेंगे, पर उसमें भी हम बहुत सुखी रहेंगे। अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी दासी कमरे में रोशनी लेकर आई। सुरेन के सामने नलिनी के अनुवाद की कॉपी रखी थी। उसे सुधारने के लिए उसने अपने दाहिने हाथ में कलम थाम रखी थी, लेकिन उसका बायां हाथ नलिनी के हाथ में था। जैसे ही दासी के कदमों की आहट सुनाई दी, दोनों ने घबराकर झटके से अपने हाथ अलग कर लिए। इसके बाद के 4 हफ्तों तक सुरेन और नलिनी एक दूसरे के प्यार के नशे में पूरी तरह डूबे रहे। सोमवार की दोपहर जब सुरेन उसे पढ़ाने पहुंचा तो उसे पता चला कि नलिनी घर पर नहीं है। वो अपनी मौसी के घर गई है। आमोदिनी ने बाहर आकर बताया कि नलिनी अब कुछ महीनों तक वहीं रहेगी, क्योंकि कोलकाता की आबोहवा उसे रास नहीं आ रही थी। जब वो वापस आएगी और अगर जरूरत हुई तो आमोदिनी फिर से सुरेन को खबर भिजवा देगी। इतना कहकर आमोदिनी ने सुरेन के बाकी बचे पैसों का हिसाब चुकता कर दिया। सुरेन वहां से निकल तो पड़ा, पर वो अपने हॉस्टल नहीं गया। वो मैदान की ओर चला गया और एक सुनसान जगह ढूंढकर घास पर बैठ गया। वो सोचने लगा, आखिर ये सब क्या हो गया? बिना बादलों की ये बिजली कैसे गिर पड़ी? शनिवार को जब वो नलिनी से विदा लेकर आया था, तब तो उसे कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो वो सुरेन को जरूर बताती। अचानक ये सब कैसे हो गया? वो चली गई है, और वो भी 2-4 दिनों के लिए नहीं, न जाने कितने महीनों तक उसे वहां रहना पड़ेगा। कोलकाता की जलवायु उसे सहन नहीं हो रही थी। यह सब तो कोरा झूठ है। पिछले 2 महीनों से वो उसे रोज देख रहा था। एक दिन भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। अंधेरा छाने लगा, आसमान में सितारे चमकने लगे और दूर सड़कों पर गैस की लाइटें जल उठीं। धीरे धीरे रात गहरा गई। नलिनी ने एक दिन उससे कहा था कि उसके सामने बहुत से खतरे हैं। सुरेन को अब लगने लगा कि उस बात का इस घटना से कोई न कोई गहरा संबंध जरूर है। शायद उसकी माँ उस पर कोई जुल्म कर रही है। नलिनी अब किस हाल में और कहाँ होगी, ये सोचकर सुरेन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। इस 1 महीने में घटी कितनी ही बातें, कितनी खुशियाँ, कितनी हंसी और कितनी मीठी बातें उसे याद आने लगीं। साथ देखे गए वे सपने और जागते हुए उन सपनों को सच करने की कोशिश, वो रूठना और मनाना, सब कुछ उसके जहन में घूमने लगा। वो जितना याद करता, उसका सीना उतना ही फटने लगता। क्या अब कभी मुलाकात नहीं होगी? धीरे धीरे सुरेन वहीं घास पर लेट गया और रात के 10 बजे तक किसी बालक की तरह फूट फूट कर रोता रहा। 10 बजते ही वो उठा और भारी कदमों से धीरे धीरे अपने हॉस्टल वापस आ गया। 1 हफ्ता बीत गया। इस 1 हफ्ते में दुख का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। तब उसके मन में विचार आया, उफ, मैं तो बाल बाल बच गया। मैं न जाने किस बहाव में बहता चला जा रहा था। कैसा भयंकर अनर्थ होने वाला था। मैं किस मोहजाल में फंस गया था। भगवान ने खुद ये जाल काट दिया। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं खुद इसे कभी नहीं काट पाता। न जाने मैं कहाँ जाकर गिरता। अगर मुझे पता चलता कि उसकी माँ उस पर अत्याचार कर रही है तो शायद मैं उसे लेकर कहीं भाग जाता। तब तो मैं जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाता। फिर ये जिंदगी कभी जुड़ नहीं पाती। 2 हफ्ते बाद सुरेन मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब पूजा की छुट्टियों में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे। एक दोपहर सुरेन हॉस्टल की छत पर टहलते हुए बंकिम बाबू की किताब धर्म तत्व पढ़ रहा था। तभी दासी ने आकर उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। लिफाफे पर लिखा नाम और लिखावट देखते ही सुरेन का कलेजा धक धक करने लगा। वो नलिनी की लिखावट थी। चिट्ठी पर डाक की मोहर भवानी पर की थी। उसने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रियतम, 44/1 नीलमणि बसु की गली, भवानीपुर। आज 1 महीने से तुम्हें नहीं देखा है, पर फिर भी किसी तरह जी रही हूं। बड़े कष्ट में हूं। ज्यादा लिखने का समय नहीं है। यहां मैं बहुत कड़े पहरे में हूं। जो वृद्धा मेरी रखवाली करती है उसकी बेटी यहां आई है। मैंने उससे दोस्ती कर ली है और उसी की मदद से ये खत डाक में डलवाने का इंतजाम किया है। जिस दिन तुमसे आखिरी मुलाकात हुई थी उसी शाम माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मैं बहुत रोई। माँ ने आकर तुम्हारे बारे में पूछा और मैंने साफ साफ मान लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माँ ने कहा, तुम एक भिखारी हो, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, इत्यादि। अगर तुम मुझसे शादी कर भी लो तो दुनिया के तानों और अपमान से परेशान होकर 2 दिन बाद ही मुझे त्याग दोगे। माँ ने यह भी कहा कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी और मुझे तुम्हें भूलना होगा। अगले ही दिन सुबह वे मुझे यहाँ लाकर छोड़ गईं। मैंने इस 1 महीने में बहुत सोचा है। तुम्हारे साथ मेरा हमेशा के लिए विच्छेद हो गया है। इस बात को मैंने एक पल के लिए भी अपने मन में जगह नहीं दी। एक न एक दिन हमारा मिलन जरूर होगा, ये उम्मीद मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ी।
हमारे मिलन के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, इस बारे में भी मैंने सोचा है। लोग तुम्हें क्या क्या कहेंगे, ये सोचकर मेरा दिल फटा जाता है। अगर बात सिर्फ मेरी खुशी की होती तो मैं तुम्हारे जीवन के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाती। लेकिन हे मेरे स्वामी, तुम्हारे बिना तुम भी सुखी नहीं रहोगे, ये विश्वास तुमने ही मेरे मन में जगाया है। तुम्हारी खुशी और मेरी खुशी के लिए मैं हमारा मिलन ही चाहती हूँ। मेरे इस खत का जवाब तुम डाक से मत देना। कल शाम को खत हाथ में लेकर यहाँ चले आना। भवानीपुर में जो पद्मपुकुर है उसके उत्तर पश्चिम कोने पर खड़े रहना। एक औरत तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगी, उसे अपना खत दे देना, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। पुनश्च ठीक 7 बजे आ जाना। तुम्हारी ही नलिनी। पत्र पढ़कर सुरेन आनन फानन में नीचे की तरफ भागा। उसने झटपट दासी को बुलाया और उसे 2 आने का नाश्ता लाने के लिए भेजा। इसके साथ ही उसने अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। हॉस्टल के बाकी लोगों से उसने घबराते हुए कहा, अभी अभी घर से चिट्ठी आई है कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे फौरन निकलना होगा। जब दासी नाश्ता लेकर आई तो उसने नौकर को आवाज दी, सरमन, जल्दी से एक गाड़ी बुलाकर ला। गाड़ी के आते ही वो अपना सारा सामान लेकर सीधा हावड़ा स्टेशन की ओर रवाना हो गया। रात के 11 बजे वो अपने गांव पहुंचा। अपनी माँ को देखते ही उसने चैन की सांस ली और बोला, कोलकाता में भयानक हैजा फैल रहा था, इसीलिए मैं जान बचाकर भाग आया। समाप्त।